अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो आने वाला बजट है उसके हवाले से। ज़ाहिर है कि अभी ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं हैं। जो ज़राए के मुताबिक हमें बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बजट जो है उसकी तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से सनतकारों ने, ताजरों ने, कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से भी उनकी मुलाकात हुई है और मुशावरत की जा रही है। बहुत सारी अहम तजावीज़ हैं जो इस हवाले से दी जा रही हैं और जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस मरतबा का जो बजट है उसमें चीज़ों को एक बेहतरीन अंदाज में लेकर चला जाएगा। हम हमेशा ये जानते हैं कि टैक्स नेट की बात की जाती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स अदा करता है, लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो इस हवाले से हमें पीछे नज़र आती है। इस मरतबा एक बाकायदा मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जा रहा है। ये जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना से भी हमने आपको बताया कि उनकी मुलाकात हुई है, दुकानदारों की, ताजिर जो बिरादरी है उनकी। और अब जो नया सिस्टम होगा उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि FBR जो है उसको ज़रूरत नहीं होगी कि वो दुकानदारों के पास जाए, फॉर्म फिलअप करवाए। जो ताजिर हैं वो ख़ुद फॉर्म्स फिलअप करवाएंगे, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अभी तक ज़राए से ये पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सालाना 20 करोड़ तक की फ़रोख्त करने वाले जो ताजिर हैं वो इसमें शामिल होंगे, उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। और एक्सपोर्ट जो हैं उसको और सनत को फ़रोग़ देने की बात की जा रही है कि उस पर ख़ास तौर पे काम किया जाएगा। और ग्रोथ जो है उसके हवाले से जो काम इस तरह से होगा कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हमें आम आवाम के ऊपर भी नज़र आए, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, उनको रोज़गार फराहम किया जाए। तो इस हवाले से कोशिशें भी की जा रही हैं और महंगाई को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत बड़ा हदफ है गवर्नमेंट का, जिस पर वो काम करना चाहते हैं। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं। बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम है, हमने पहले भी देखा कि इस हवाले से बड़े बेहतरीन तरीके से खबरें दी जा रही हैं। और इसमें बहुत अहम है कि पाकिस्तान 2024 में ये बताया जा रहा था कि जिन हालात से गुजर रहा था कोई उस वक्त हुकूमत संभालने को तैयार नहीं था और जिस तरह से डिफ़ॉल्ट की खबरें चल रही थी, जो हालात थे, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत ने तमाम तर मामलात को जो है वो बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया, महंगाई की शरह को कंट्रोल किया। और अब ईरान जंग के हवाले से जिस तरह से चीज़ें पूरी दुनिया इस वक्त इसका शिकार हुई है मुआशी तौर पर, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ थी उसके हवाले से बाहर से भी हमें ख़बरें मिलती रहीं। दीगर जो मैगज़ीन्स हैं वो भी हमें बताते रहे, इंटरनेशनल आउटलेट से ख़बरें आती रहीं कि पाकिस्तान ने इसको बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया है। और यकीनन ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दिवालिया से आलमी जंग रुकवाने तक और फिर दिवालिया से आलमी सिफारतकारी तक पाकिस्तान लाइमलाइट में नज़र आता है। अब जो आने वाला बजट है इसके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसी पर हम बहस करेंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे। और अभी तक ये बताया ये जा रहा है कि विफाकी बजट का जो हजम है वो 17.1 ट्रिलियन रुपए है और मौशी शरह नमो का हदफ 4.1% तजवीज़ किया जा रहा है, जबकि औसत महंगाई जो है उसको 8.4% रहने का तखमीना लगाया जा रहा है। इस हवाले से काम हो रहा है। अब इसको किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देखते हैं, उनकी राय क्या है, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें इसमें नई शामिल की जा रही हैं, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है आवाम के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी तक ऑलमोस्ट ये अजम्पशंस कहा जा सकता है, ये ज़राए के हवाले से जो ख़बरें हैं वही सामने आ रही हैं और जो इसका वॉल्यूम बताया जा रहा है और जिन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया नाहिद। जो आपने इदाद-ओ-शुमार बताए वाकई आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब तक बजट दस्तावेज़ हमारे सामने नहीं आएगा तो इसको हम गैर मुसद्दक़ ही समझेंगे। लेकिन इस दफ़ा हमें एक तब्दीली ज़रूर नज़र आ रही है कि बजट साजी से पहले ही हुकूमत मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुसलसल जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करवा रहे हैं और उन तमाम पहलुओं का वो बज़ाते ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह आवाम को आने वाले बजट में रिलीफ दिया जा सकता है। कल हमने देखा कि मुख्तलिफ़ वज़ारतों के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब की तवील इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ वज़ारतों से उनकी तजावीज़ के बारे में दरियाफ़्त किया गया और जो बजट में
जो पेशबंदी की गई है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आगाही हासिल की है और ख़ुसूसी तौर पर हिदायत दी गई है कि अवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए। आज की भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की लगभग वही उसी किस्म की सरगर्मियाँ रही। कारोबारी हज़रात से हुकूमत करीबी रवाबत में है और इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि अवाम पे बोझ ना पड़े और कारोबारी हल्का जो है, तबका जो है वो भी हुकूमत से मुतनफ़र ना हो और माशी इस्लाहात में हुकूमत का दस्त बाजू बने। नाहिद, एक बात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, हुकूमत का हर नुमाइंदा यही बात कर रहा है कि जब तक हम टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे और बरामदाद और दरामदाद में तफावत और ख़त्म करके तवाज़न हम नहीं पैदा करेंगे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मईशत की वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो ये बहुत अहम बात वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी टीम के सामने ज़ेर गौर है और हमें यही उम्मीद है कि इस दफ़ा एक तो टैक्स नेट बढ़ाने की जो बातें हो रही है वो एक ऐसा टैक्स नेट होना चाहिए कि अवाम पे बेजा बोझ ना पड़े और वो तबका जो मरात याफ्ता भी है और टैक्स से अपने आप को उन्होंने इस्तिस्ना में भी रखा हुआ है वो टैक्स नेट में आ जाए और जो महंगाई और अफराती ज़र्ब की शरह के नतीजे में अवाम को जो मुश्किलात है, हमारे इर्द गिर्द जंगी माहौल है, अफ़गानिस्तान के हालात हमारे सामने है, सरहदें हमारी बंद है, अपना हरमुज़ का जो मसला है वो बदस्तूर कायम है। वहाँ पे आपने आज खुद पढ़ा होगा और देखा होगा कि कुवैत के साथ एक दफ़ा फिर जलपे हुई है। तो ये जंगी माहौल है हमारे इर्द गिर्द, तो इसमें हम ये तो हुकूमत से पे दबाव नहीं डाल सकते कि वो एक ऐसा बजट दे कि वो मुकम्मल तौर पर आवाम को महंगाई से निजात दिलाए, लेकिन कम अज़ कम चूँकि अवामी हुकूमत है तो अवामी तवक्कुआत यही है कि कम से कम आवाम पे और जो निचला तबका है उन पे कम से कम बोझ पड़े और जो मरात याफ्ता तबका है और टैक्स ना देने वाले हल्के हैं और पैसे कमाने वाले जो हल्के हैं उनसे टैक्स लिया जाए और उनको टैक्स नेट में लाया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टैक्स नेट की ही हम बात कर रहे हैं और हमेशा हम ये देखते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो उसमें शामिल होता है, लेकिन जो हमारे सनतकार हैं, हमारे ताजिर हैं, वो उस तरह से टैक्स अदा नहीं करते हैं। फिर जो इदारे जिनके ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, वहाँ पर भी हमें कोई सच इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। जो बताया जाता है कि तकरीबन 3% तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आता है, अब हम खुद टैक्स पे करते हैं। तो फिर इन हालात में, इन चैलेंजेस में किस तरह से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जा सकता है? शुक्रिया नाहिद। ये 1999 की बात है, यानी कू जो किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उससे कुछ अरसे पहले की बात है। गवर्नर सिंध थे ममनून हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने गवर्नर सिंध से ये कहा कि चूँकि आप बिजनेसमैन हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे हैं, तो आप हमें तजवीज़ करें और कोई मेकनिज़म बना के ताजरों के साथ राब्ते में दें कि किस तरह से हम ताजरों से टैक्स ले सकते हैं। मैं सिर्फ अभी ताजरों की बात कर रहा हूँ, और भी हमारी ज़िंदगी के शोबे मौजूद हैं। तो इस मौके पर एक मुल्कगीर एक्टिविटी हुई जिसका मरकज़ शायद गवर्नर हाउस पेशावर बना। यानी ये ट्रैवल करके पेशावर चले गए ममनून हुसैन मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और ताजरों के नुमाइंदों के साथ कई महीने के राब्तों मुज़ाकरात के बाद एक फ़ाइनल मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में ये तय पाया कि बीच में आप कोई एजेंसी रखें ना रखें ये आपका सवाबदीद है, लेकिन आप ऐसा करें कि कोई रेट मुकर्रर कर दें हमारे इवन रिटेलर्स तक के लिए भी कि और उसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई ताजिर जो है टैक्स अदा करने से इनकार नहीं करेगा। तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का जो तजवीज़ थी वो ये थी कि 1% होना चाहिए टैक्स। तो ताजरों ने 0.75 पे इत्तेफाक किया, यानी 75 पैसे। तो और ये मुआहदा तय पा गया, इस पर यानी मुआहदा तहरीर हो गया और ताजरों और हुकूमत ने इस पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया।
लेकिन बाद में 12 अक्टूबर आ गया जिसने ये सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। तो ये वाकया बयान करने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने पूरी अपनी तमहीद में और जो तफसीलात सामने आई, आज ख़ास तौर पे FPR का जो किरदार है उसके रेफरेंस से आप ये देखिए कि अगर कोई इस किस्म का यानी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक अरेंजमेंट की जाए तो ये बहुत मुमकिन है और हमारे टैक्स में कई गुना यानी हमारी टैक्स महसूलात की आमदन में कई गुना इजाफा हो सकता है। और मैं आपसे कहूँ कि जितने आपकी ताजिर बिरादरी है और ताजिर बिरादरी के अलावा भी बाज़ शोबा जाते हैं वो लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन वो किसी शिकंजे में नहीं फंसना चाहते। उनका ख्याल ये है कि बाज़ ऐसे शिकंजे में आदमी जकड़ जाता है कि उससे निकल नहीं पाते और आप उसमें दलदल की तरह धंसते चले जाते हैं। तो इस वक्त जो तजवीज़ आपने जो बताई जिस तरह की इतलात हैं जी, और अगर ये तजवीज़ ये ज़ेरे गौर है कि एक शरह तय कर ली जाए और उसमें एक रजाकाराना सिस्टम कायम कर दिया जाए, उसमें मॉनिटरिंग ज़रूर होनी चाहिए लेकिन उसमें इस किस्म के एहलकारों की को रसाई इस सिस्टम के अंदर नहीं देनी चाहिए जो किसी को ब्लैकमेल करके अपनी जेब को भरना शुरू कर दें। तो अगर ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है इन बजट तजावीज़ में तो ये बहुत खुश आइंद है। इस आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में और जिक्र क्या किया, ये एक हकीकत है। हम आप सब उसमें उसके हिस्सेदार हैं कि तनख्वाहदार तबका जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। या आपकी पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी बाद में आती है, टैक्स पहले कट जाता है। तो ये सूरत हाल इसमें बड़ा रिलीफ। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से करेंगे, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح،
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी हैं। उसके मुताबिक जो ख़बरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जो इक़दामात इस वक्त हुकूमत करना चाहती है वफाकी बजट में, उसमें महंगाई में कमी है, रिलीफ पैकेजेस की बात की जा रही है, टैक्स जो है उसको सारा ख़ास तौर पर ताजरों के हवाले से जो बात की जा रही है उसको एक सही तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात भी की जा रही है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से ये बजट कैसा होगा, अब तक की जो खबरें आ रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। शलीला, आप इसको ओवरऑल कैसे देख रही हैं? जो तनख्वाह की बात हो रही है, तनख्वाहदार तबके की हमने बात की कि टैक्स तो वो अपना पे करते हैं और हमेशा से पे करते आए हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कुछ 5%, 7%, 10% पेंशनर्स की और तनख्वाहदार जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने के हवाले से बात हो रही है। कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? इज़ इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, देखें, ये जो बजट है होगा मुश्किल ही है, क्योंकि जो जंग है उसने सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील करके रख दी है। हुकूमत जो थी उसने अपनी कोशिशों से महंगाई को बहुत कम तरीन सतह के ऊपर लेके आ गई हुई थी, और उनका ये था कि इससे मजीद नीचे जाएंगे। और आपने देखा होगा कि पॉलिसी रेट भी जो था वो नीचे जा रहा था, अब फिर वो भी बढ़ाना पड़ गया हमें। और महंगाई की शरह वो कह रहे हैं कि 8% तक रखी जाएगी, क्योंकि ये पूरी कोशिश की जाएगी कि रखी जाए। अगर ये जंग कंटिन्यू करती है तो ये तो IMF की, वर्ल्ड बैंक वगैरह की भी प्रेडिक्शन है कि फिर पूरा साल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फ्यूल की कीमतें हैं वो $250 तक भी जाने का इम्कान वो जाहिर कर रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। तो ये अगर जंग नहीं रुकते तो हालात मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए ही, जिस तरह महंगाई बढ़ी। उसके अंदर भी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दें। अभी आपने देखा कि बिजली की बिल के ऊपर QRD कोड दे दिया गया है, जिसमें यह कि वो लोग जो कि डिजर्विंग हैं, 200 यूनिट से जिनके कम होते हैं, उनको सब्सिडी दी जाएगी जब वो उसको स्कैन करेंगे। क्योंकि इसमें ये भी देखा था कि बहुत से लोग थे 2-2, 3-3 मीटर लगा के वो अपने यूनिट्स जो थे 200 से कम रख रहे हुए थे, तो उसकी वजह से वो लोग जो वाकई असल में हकदार थे उनकी हक तलफी हो रही थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें भी पैसे बढ़ाए जाएंगे, और IMF ने भी कहा है कि उसमें जो आप 11 या 12 हज़ार रुपये दे रहे हो उसको बढ़ा के 16 हज़ार तक ले जाएं, महंगाई की शरह के हिसाब से उसको बढ़ा दें। जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स काफ़ी है, लेकिन ये भी इस बजट में आ रहा है कि जो 1 लाख वाले, 2 लाख वाले जिनकी मंथली सैलरियां हैं, जो आगे जाके 12 से 20 लाख रुपए सालाना जिनकी है, उन पे टैक्स कम किया जाएगा। फिर ये कि 10% तक अभी सुन रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि 1 से 16 तक जो है उनको कन्वेंस अलाउंस जो है वो 100% किया जाएगा। 17 से जो 22 तक है उनका 50% किया जाएगा। उसके बाद जो एडहॉक 2 दिए गए हुए थे, 3 पहले दिए गए हुए, उनमें से एक एडहॉक जो है उसको बेसिक तनख्वाह के अंदर जम कर दिया जाएगा। फिर ये भी कह रहे हैं कि जो 1 से 16 तक है उनको डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। जो पेंशन, ये भी सारी वो जो है जो तजावीज है, अब इनमें से कितनी अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, जी कैबिनेट मानेगी और उनमें से कितनी इंप्लीमेंट होगी वो हमें बजट वाले दिन पता चलेगा। पेंशनर्स का ये कहा जा रहा है कि महंगाई की जो शरह है पिछले 2-3 साल की, उसकी औसत निकाल के 80% तक जो है ना वो उनकी पेंशन जो है उसकी बढ़ाई जाएगी उस औसत के हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिलीफ देने के लिए की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी यही जो अच्छी खबर है वो ये कि रिटेलर्स के साथ मामला तय किए जा रहे हैं टैक्स को लेके। अगर टैक्स की शरह उधर से बढ़ेगी, जो तनख्वाहदार तबका उसका टैक्स मजीद कम होगा और उनको रिलीफ मिलेगा। फिर ये भी है कि जो कम से कम आमदनी है वो भी कह रहे हैं कि बढ़ाई जाए, उसको 45 से 50 हज़ार तक किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसके हिसाब से आप देखें कि जो अर्बन एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं उन्होंने भी तो अपनी जिंदगी का निजाम चलाना है। जिस तरह गैस की कीमतें पूरी रूरल एरियाज में भी ओवरऑल जाहिर है पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ लोग हैं उनको जरूरत है कि रिलीफ उनको दिया जाए। लेकिन देहाती इलाकों में थोड़ा ये हो जाता है कि बिजली की कीमतें ज्यादा हो जाती है, गैस कहीं पे होती है कहीं पे नहीं है, और फिर वहाँ पे सब्जियां ये चीजें जो होती है उनकी कीमतें कंपैरेटिवली यहाँ से कम होती है। यहाँ पे जो लोग हैं, आपको पता है बच्चों को भी स्कूल उन्होंने जाना है, और जो अपनी जो गाड़ी है किसी के पास बाइक है, फ्यूल का वो सारा कुछ वो होता है। तो हुकूमत को जो किसानों को भी रिलीफ देना चाहिए। देखें किसानों को, जैसे पंजाब के अंदर हमने देखा है कि किसान कार्ड आया है जिसके जरिए किसानों को कर्जे दिए गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जो रिकवरी की शरह है वो तकरीबन 70% है। यानी कि लोगों ने जो कर्जे लेके वापस किए हैं, आपको खाद के ऊपर उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपको उनको जदीद जो है वो आलात देने पड़ेंगे ताकि
पैदावार बढ़े और वह हम जो अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएंगे तो हम बाहर उसको एक्सपोर्ट कर सके। आपको उसके लिए भी कुछ जामे प्लान बनाना होगा। एक चीज जो और भी सुनी है कि बहुत अच्छी हो रही है वो ये कि जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं जिन पे वज़ीर आज़म साहब खुसूसी तौर पे तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ पे जो ज़मीनें लीज पे दी जाएंगी वो मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा प्लान बन रहा है। तो अब बजट जब आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, उसके असरात हमने देखने के साथ तक होंगे, लेकिन अवामी हुकूमत है, जैसे कि साफ़ी साहब ने कहा, उनकी कोशिश पूरी होगी कि हम बजट में जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं हम दें, लेकिन हमें ये हालात भी सामने रखने होंगे कि इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना मुश्किल है। अगर ये जंग इस वक्त ना होती तो ये वो थर्ड बजट था जिसमें ये हुकूमत की तरफ से वादा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस जंग की वजह से माशी इशारे काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, चैलेंजेस तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और फिर ये ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसमें इन मुश्किलात में इजाफा हो गया, लेकिन हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है कि इस जंग के बावजूद हालात को कंट्रोल रखा जाए और चीज़ों को आवाम के लिए बेहतर किया जाए। अब हम बात कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से भी हमने बात की है, ताजिर बरादरी के हवाले से भी जो है वो ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत सारी इस वक्त स्कीम्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिससे ये लग रहा है कि अगर इन पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो बहुत फ़ायदा होगा। रियल स्टेट, तामीराती शोबे को फ़रोग़ देकर रोज़गार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब वो काम जो होने चाहिए उनको फोकस किया जाएगा। आप चैलेंजेस को कैसे देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि कितना कुछ हो पाएगा? बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा। देखिए चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे दोस्तों ने पहले बताया है कि हम सारे जंग के धाने में क्या जंग के अंदर खड़े हैं, वो तो बिल्कुल एक अलहदा बात है। मैं बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ वो हमारे टैक्स स्ट्रक्चरल सिस्टम की है। देखिए हमारा पूरा टैक्स नेट जो है वो बेस करता है जीएसटी के ऊपर, एट सोर्स सैलरी कटिंग जिसका अब ने जिक्र किया, लेवेज ऑन फ्यूल, सरचार्ज ऑन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन प्रोडक्शन पर पीस। ये है जी हमारा टोटल। अच्छा, जो हम कहते हैं ना कि वो तबका नहीं देता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट तबका बाकायदा पर पीस पर यूनिट जिसको कहते हैं उसका टैक्स उसको एट सोर्स उसका भी कट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और पर आवर वो कितना निकाल रहे हैं और वो उससे कितनी गाड़ी में जो बाहर निकलती है उसमें कितने यूनिट्स गए हैं उस पर टैक्स उनको देते हैं, वो दे रहे हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी टैक्स दे रहा है, हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं जो सैलरी क्लास है। बाकी जीएसटी से टैक्स आ जाता है, लेविस को बढ़ा दिया जाता है, सरचार्जेस को बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा टैक्स नेट मुझे कम से कम नहीं नजर आ रहा है। 517 तहसील हैं पाकिस्तान में जिसमें हर तहसील लेवल के ऊपर सब्जी मंडी है और उससे नीचे जितनी सब्जी मंडी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक भी आपकी सब्जी मंडी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स वहां पे टैक्स कलेक्शन कभी हुई हो। प्रॉब्लम आ रही है मिडल मैन की और ट्रेडर की। हाँ। आपने भी बताया 20 करोड़ एक आदमी अगर उसकी है तो उस पर टैक्स लगेगा। 20 करोड़ से मुराद है 1 करोड़ 15 लाख रुपए पर मंथ जिसकी इनकम है, तो वो तो फिर वो भी तो टॉप लेवल के हो गए ना जी। देखें वो भी आप बात कर रहे हैं जो मेगा मॉल्स हैं उनकी, ट्रेडर को फिर टैक्स क्यों नहीं लगेगा? ये प्रॉब्लम है एक मिडलमैन की, एक ट्रेडर की। जब भी हमें टैक्स की जरूरत होती है हम अच्छा, ये अभी चूंकि तजावीज़ आ रही हैं, बात हो रही है, फाइनल नहीं है ये अभी तक जो खबरें हमारे पास आई हैं, लेकिन इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आप जो टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। टैक्स नेट में किस तरह से लोगों को हम ला सकते हैं? 25 करोड़ का आवाम का आपका मुल्क है और फिर जितने बैंक अकाउंट्स हैं, ये बताया ये जा रहा है कि 20 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और उसमें इतनी ज्यादा रकम रखी हुई है कि अगर उसको देखा जाए तो आपके सारे कर्जे खत्म हो जाए। वहां से डाटा लेके आप लोगों को फाइलर्स बनाएं, और भी बहुत सारी सूरतें हैं कि जिसमें नॉन फाइलर्स जो हैं उनको आप फाइलर्स बनाएं,
इसके साथ एक और चीज़ है जो इसमें कैच है कि जो हमारे गोशवारे जिस तरह से लोग फिलअप करते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हम पिछले साल भी बार बार इस पर बात करते रहे और ये बताया गया कि इसको आसान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना मुश्किल है कि लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, लॉयर्स के पास जाना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं। अगर उसको 2-3 पेजेस पे मुश्तमिल अगर हों, लोग खुद उसको फिलअप करें और अपने गोशवारे जमा कराएं तो शायद बहुत सारे लोग रज़ाकाराना तौर पर इसमें आ जाएं। मैं 100% आपकी दोनों बातों से एग्री हूं और आई अप्रिशिएट यू। और मैं कहता हूं कि इस प्रोग्राम की वसासत से मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आपके दोनों पॉइंट उसमें ऐड करें जो हमारी डिलीबरेशन हो रही हैं। एक तो वो उसको सिस्टम को आसान करें और दूसरी बात आपने बैंक में की है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा चल रहा है कि बैंकर को खुद पता होता है कि एक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए या 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है और उसको ये भी पता होता है कि ये बंदा टैक्स रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आपका स्टेटमेंट आती है साथ। आप अपना CINIC डालें तो आपका पता चल जाता है कि आप अपना फाइलर है या नॉन फाइलर है। वही तो आपकी बिल्कुल आपने ठीक बात की है। देखिए आखिरी में बात करूंगा, टाइम बहुत कम है। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हम नहीं ट्रेडर के ऊपर अगर अपना उसको तंग करना चाहते हैं हम ना करें, हम मिडल मैन को भी अगर तंग नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। हाँ। लेकिन कम से कम हम ये तो देख लें कि एक आदमी अगर इतना खर्चा कर रहा है और इतना कमा रहा है तो वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा है और वो फाइलर क्यों नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन होगा क्या, जैसे हुकूमत प्रेशर करेगी कि फाइलर बढ़ाएं, हम फिर छोटे छोटे लोगों को फाइलर बनाना शुरू कर देंगे जो बेचारे 15,000 रुपए या 20,000 रुपए तनख्वाह लेने जाते हैं या 25,000 की तनख्वाह लेते हैं। हम कहेंगे इसको तो फाइलर जरूर बनाए ना आप। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो टैक्स कलेक्टर सिस्टम है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। सिंपल सी बात है, मैंने बता दी ये 5 चीजें हैं जहां से आप पैसे इकट्ठे करते हैं। जैसे ही आपका शॉर्टफॉल आता है आप लेविज बढ़ा देते हैं, जैसे शॉर्टफॉल आता है आप सरचार्ज बढ़ा देते हैं। आपके पास सिस्टम ही कोई नहीं है और फॉर द टाइम बिंग। नहीं, एक चीज ऐड कर दूं जी क्विकली। देखिए, हमारे जब तक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ नहीं जाएंगे तब तक टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जो रेस्टोरेंट, जो आपकी शॉप्स वाले हैं, जब वो आपसे कैश में पैसे लेंगे तो फिर वो टैक्स में नहीं आएंगे। जब आप वहां पे अपना कार्ड इस्तेमाल करेंगे, बैंक की कोई ऐप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो टैक्स नेट के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे और उनका वो जितना GST काटेंगे वो ऑटोमेटिकली हुकूमत के पास जाएगा। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है इस टॉपिक के लिए, लेकिन आगा साहब अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो क्विक कमेंट आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं 110% ये जो बात है मेरी बहन ने की है। आप किसी दुकान पे चले जाएं वो आपको रसीद भी नहीं देता है और वो कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करता है। आप जाए ना जरा कपड़े खरीदने के लिए लाहौर की या कराची की किसी मार्केट में, ना वो आपका कार्ड एक्सेप्ट करेगा ना वो आपको रसीद देगा और पता चलेगा ये बंदा तो एक दिन में कम से कम 40 लाख रुपए का सामान बेच रहा है। सही सही। वो आपका कार्ड एक्सेप्ट करेगा कि आप कैश दें मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट के हवाले से चूंकि बहुत सारी तजावीज़ अभी भी आ रही हैं और इस पर बात होती रहेगी। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 10 तारीख को 10 जून को बजट पेश किया जाएगा, इस पर बात होती रहेगी। अमेरिका और ईरान के हवाले से जो इस वक्त माहदे के हवाले से खबरें कल भी हमने डिस्कस की आ रही हैं, जो मसाइल हैं इसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम में बात करें। और कोशिशें जो हैं वो अपनी जगह पर हमें नज़र आ रही हैं, सालसी की कोशिशें भी हैं, लेकिन दोनों के दरमियान अभी कुछ मसाइल हमें मज़ीद नज़र आ रहे हैं। ईरानी जजीरे पर जो अमरीकी हमले हुए हैं, ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, जवाबी हमले भी हुए हैं। माहदे के करीब पहुंचने के बाद भी हमें इस वक्त जो है माहदे में तातुल मुज़ाकरात में नज़र आ रहा है, कशीदगी नज़र आ रही है। पाकिस्तान जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी सालसी की वजह से ये चाहते हैं कि जल्द कोई ना कोई माहदा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ख़बरें वही हैं और कशीदगी बढ़ती जा रही है। माहदा अभी फ़िलहाल हमें कोई इतना करीब नज़र नहीं आ रहा जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर ये माहदा हो जाएगा। दोनों तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, क्या लग रहा है आपको, अभी दबाव ही बढ़ाया जा रहा है, जाने की कोशिश की जा रही है, कब तक दबाव बढ़ाते रहेंगे, माहदे के करीब कब जाएंगे? जी नाहिद, ये तो इंतहाई अहम मौजू है, लेकिन वो जो पिछला मौजू था उस पर आगा साहब जो कह रहे थे कि लाहौर में कपड़े ख़रीद के जाए तो रसीद नहीं मिलती, तो अब तो वैसे भी बजट पे हम बातचीत करते रहेंगे। तो आगा साहब जब आएंगे तो एक दफ़ा हम सब के लिए एक सूट लेके देख ले कि अभी रसीद कोई
क्योंकि कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि अब रसीद ज़रूर दिया जाता है, तो हमें थोड़ा सा वैसे मैंने सुना है क्वेटा और पेशावर में भी यही सूरत है। तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ अगर मैं गया तो, लेकिन आगा साहब तो लाहौर में है, तो एक सूट अगर हो जाए तो क्या मजाक का। जी हाँ। ईरान और अमेरिका का मसला जो है, हम पहले भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर चुके हैं कि इतना आसान नहीं है हल होना। ट्रम्प साहब दावे करते रहते हैं कि एक हफ्ते में हो जाएगा, 24 घंटों में हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा, 72 घंटों में हो जाएगा, लेकिन हालात वो नहीं पैदा कर रहे जिसके नतीजे में उनके इन दावों की हकीकत जो है उनका दावा हकीकत में बदल जाए। ईरान ने आज भी, आप पहले भी हमने जिक्र किया मुख्तसरन के कुवैत के ख़िलाफ़ उन्होंने हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, और उस साइट पे अब कुवैती वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दफ़ा की तरफ से ये बयान भी आया है कि वहाँ पे एक बंदे की जान गई है, एक इंसान वहाँ पे ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है, और इसी तरह और भी काफ़ी नुकसानात हुए। कई ड्रोन्स हमले कुवैत कह रहे हैं कि हमने रुकवा दिए है। तो एक जंगी सी कैफियत है। सेंटकॉम भी दोबारा तैयारी पकड़ रहा है, और उनके भी ये दावा है कि उन्होंने कई ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया है, और ईरान का भी ये दावा है कि अरनाए हरमुज़ और आसपास के इलाक़ों में अमरीकी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, हमला किया गया है। मार्केट ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, दुनिया की कई मार्केटें फिर मंदी का शिकार हो गई है, और जो थोड़ा बहुत लास्ट वीक में हमें ये थोड़ी बहुत एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद कुछ सूरत निकल आए सुलह की, वो अभी तक उसी पे स्टेटस को पे है, और वजह उसकी डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा मैं इसराइल को समझता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू को जो मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें कहा जा रहा है, आपने कल भी डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा झाड़ पिलाई है, और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि खबरें तो उससे बढ़ के है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और बातें भी बेंजामिन नेतन्याहू को सुनाई है जो यहाँ पे दोहराई नहीं जा सकती। तो इसराइल जब तक एग्रेशन दिखाता रहेगा, लेबनान पे बमबारी उनकी तरफ से नहीं रोकी जाती, और इसी तरह अगर अमेरिका की तरफ से ईरानी मुतालबात को दरख्वाह इत्तना नहीं समझा जाएगा, तो मेरी नज़र में मैं अपनी बात पे, और जो मेरे बाकी फाजिल दोस्त हैं उनका भी शायद यही ख्याल है कि इतना जल्द मुआहिदा नहीं तय पाएगा। लेकिन जो इत्मीनान का पहलू है कि पाकिस्तान जैसे सालसू की वजह से हमें कुली जंग की तरफ भी हम ये कह सकते हैं कि एक कुली जंग भी नहीं होगी, लेकिन सुलह का मंजिल जो है वो भी अभी हमें बहुत करीब नज़र नहीं आता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप तो यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं उसका आपस में जो है इंगेजमेंट्स का सिलसिला रुका नहीं है, चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई तातुल नहीं है। लेकिन ये जो ख़बरें हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, अभी साफ़ी साहब ने जिक्र किया कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो उन्होंने बातें सुनाई हैं, और जो बातें ख़बरों के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो तो किसी प्रेशर में नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से लबनान में हमले किए जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली इक़दामात की मजम्मत सामने आई है। 8 इस्लामी और अरब ममालिक ने मस्जिद अक्सा में इसराइली इक़दामात को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर उन्हें रोकने का मुतालबा किया है। ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। इसराइल किसी सूरत हटने को तैयार नहीं है, ना वो किसी दबाव में आ रहा है, चाहे उसको बातें सुनाई जाएँ, चाहे उसको गालियाँ इस वक्त पड़ रही हैं पूरी दुनिया की जानिब से, तो वो इस वक्त सबसे बड़ा स्पॉइलर हमेशा की तरह वो एक्टिव हमें नज़र आ रहा है। नाहिद, आपने यानी दो सूरत हाल और मुश्किल तरीन जो मसाइल हैं, यानी एक ये कि किसी वायदे पर नहीं पहुँच रहे, दूसरे अब वहाँ क्या हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। तो पहले आप फ़ानी बदायूनी का शेर सुन लें। फ़ानी बदायूनी हमारे असातिज़ा की नस्ल में से एक शायर हैं। वो कहते हैं कि ज़िक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुँची तेरी जवानी तक। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि ना होने वाली सूरत हाल। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ना होने वाली सूरत हाल है, लेकिन जिस किस्म की ख़बरें आ रही हैं, जो बातें ट्रंप कह रहे हैं, बाखबर ज़राए बता रहे हैं, और कुछ ईरान के दोस्तों की तरफ से भी चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि चीज़ें इतनी गुंजलक और इतनी पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उनकी जुज़ियात तय करने में वक्त लग रहा है। और इस दौरान में अपनी अपनी ऑडियंस को
एड्रेस करने के लिए छोटे मोटे पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। अब ये एक उसकी पहलू ये सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद फ्रीकैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। और सिर्फ फ्रीकैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जो मेन उसमें मसालियतकार है यानी पाकिस्तान ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी और कल भी हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब और हमारे CDF फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के राब्ते आलमी लीडरों के, मुसलमान क़यादत से और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने रवाबित इनसे किए हैं और चीज़ों पर मुशावरत करके आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करने की बात की है। एक आखिरी बात जो आपने मशरक़ ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का और मस्जिद अक्सा का जिक्र किया, असल में है क्या, 1967 में जब मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा किया और इन बदबख्तों ने उसको नज़र आतिश करने की कोशिश की, तो उस वक्त एक अरेंजमेंट सामने आया था कि कितने हिस्से पर कौन जा सकेगा, कहाँ तक मुसलमान जाएंगे, कहाँ तक यहूदी जाएंगे या कोई और जिसको जाना है वहाँ जाएगा, और कौन किस हिस्से में हक रखता है इबादत करने का। इस वक्त उसको वायलेट करने की कोशिश हो रही है। और हम मुसलसल देख, एक तो ये कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द इसराइली फोर्सेस हर वक्त इस अंदाज में खड़ी रहती हैं जिसको टेरराइज करना कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे और ही। दूसरा पहलू ये है कि उन हिस्सों में जो मुसलमानों के लिए मखसूस हैं, अब जो उनके यहूदी हैं इंतहा पसंद, वो मुसलमानों के हिस्से में दाखिल होकर इबादत करने की कोशिश करती हैं और उन्होंने ऐसा किया भी है। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल बन रही है जैसे ये जो भारत में बाबरी मस्जिद वाला वाक़या था, उस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी ये देखिए कि आप गज़ा का महाज ठंडा हुआ है, ईरान का ठंडा होने जा रहा है, लबनान का भी हो जाएगा, तो आप मस्जिद अक्सा में ख़राबी शुरू कर देंगे। तो ये बहुत, इसमें ये पाकिस्तान समेत जो 8 मुल्कों ने इसको कंडेम किया है और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है, ये बिल्कुल बरवक्त और जायज़ मुतालबा है। इसमें पूरी दुनिया को आंख रखनी चाहिए और पूरी दुनिया को एहतसाब के मोड में चले जाना चाहिए फ़लस्तीन इसराइल के, क्योंकि वो मुसलसल फसाद को हवा दे रहा है और आग को भड़का रहा है। तो ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा शनीला, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये छोटे मोटे पटाखे इनके चलते रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया इन छोटे मोटे पटाखों की जद में है। मौशी तौर पर सब इसके जद में आए हैं, बहुत नुकसान भी उठा रहे हैं। इसराइल किसी सूरत रुक नहीं रहा। लिबनान की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, जो मैंने पहले बात की, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप से गालियाँ पड़ें या दुनिया से गालियाँ पड़ें, वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, बल्कि मज़ीद प्रोवोक कर रहे हैं, हालात ख़राब कर रहे हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आपस में मुज़ाकरात की मेज़ पर भी जिन चीज़ों पे बात हो रही है वो भी बहुत पेचीदा मसाइल हैं, इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव में है कि ये जल्द हो जाए मुआहदा, लेकिन फ़िलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बात ये नाहिद कि ये जो इस वक्त लेबनान के ऊपर, ईरान के ऊपर, गज़ा के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं जंग में, इसमें अगर कोई उम्मीद की किरण है तो सिर्फ पाकिस्तान की एक सालिसी है। और पाकिस्तान की जो सॉलिसी है उसने दुनिया के अंदर ताकत की जो तारीफ है वो भी बदल दी है, क्योंकि अब ये नहीं कि जिसके पास अस्करी कुव्वत है वो ताकतवर है, अब ये देखना कि जिसके असर और रसूख है वो ताकतवर है। जहाँ तक ये और ये पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम नहीं गए हैं। इसराइल जो है, ये जंग शुरू ही इसराइल की वजह से हुई है। इसराइल चाहता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर मुकम्मल मेरा कंट्रोल हो जाए और उसकी राह में उसको जो मुल्क भी हायल नज़र आता है वो उसके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश कर देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस जंग में आ तो गए, लेकिन वो इस जंग में अब फंस गए हैं। अब जो हमने जो खबरें ये आई कि उन्होंने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनकी जो क्लास ली है वो इस वजह से भी ली है कि उनको इंटरनली भी दबाव है कि वहाँ पे लोग ये बात कर रहे हैं कि आपके लिए तो अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं होना चाहिए। अब आप इजराइल की वजह से जो मुज़ाकरात हो रहे थे
जो एक उम्मीद कायम हो रही थी कि एक कोई ना कोई एमओयू सामने आ जाएगा, चले उसके बाद जो अब मार्को रूबियो खुद भी कहते हैं कि जी ये जो मुज़ाकरात है ये तो बड़े लंबा अरसा चलेंगे, क्योंकि जो हमने तकनीकी मामला सेट करने वो एक दिन के अंदर नहीं हो जाएंगे। चले कोई ना कोई एमओयू हो जाता, कहीं ना कहीं कोई ब्रेक लगता। आप देखें जहां पे एक ट्वीट आती है कि हम किसी नतीजे में पहुंच रहे हैं, कैसे आपके फ्यूल की प्राइस नीचे आती है। साथ ही इजराइल की तरफ से कोई अग्रेशन होते तो फ्यूल की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बेरूत के ऊपर वो हमला नहीं करेगा, मैंने रोक दिया, लेकिन साथ ही खबर आ जाती है हमला करने की। अब ईरान जो है जाहिर है वो जब फायरबंदी की बात करता है, सीज फायर की बात करता है, तो उसमें लबनान भी शामिल है। और अगर उसके ऊपर इजराइल की एग्रेशन जारी रहेगी तो फिर तो जाहिर है वो जो एक इत्मीनान की फिजा कायम हो रही है उसको धचका लगता है। तो अब ये काम प्रेसिडेंट ट्रंप ही कर सकते हैं, वो उनकी फंडिंग रोकें, वो जो उनको असला दिया जा रहा है उसको रोकें, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि नेतन्याहू एक तो उसने अपनी जो कब्जे की ख्वाहिश है वो, और दूसरी बात ये है कि उसकी जो करप्शन के मामला चल रहे हैं वो उस सब को उसने रोकना है। दूसरा ये है कि आप जब भी देखें ना 48 में जंग करे इजराइल, 56 में करे, 68 में करे, उसकी कोशिश ये होती है कि इर्द गिर्द के जो ममालिक है मैं उनको कब्जा करके एक्सपैंड करता जाऊं अपनी उसको, तो कहीं ना कहीं उसको रोकना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चाह रहे हैं कि खित्ते में अमन आए, जो कि उनके मुल्क में भी उनको कहा जा रहा है कि आप तो जंगें रोकने के लिए आए थे, आप तो अमन कायम करने के लिए आए थे, आप तो अमन के दाई थे, आप अमन को प्रमोट कर रहे थे, आप किस जंग में जाके दुनिया को क्यों उसके पेट में लाके सबका वो तबाही फेर रहे हैं। तो वो कर सकते हैं, वो फंडिंग रोकें, वो उनके साथ सख्ती से निपटें, चीजें आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई नरमी दिखा दी जाती है, वरना इजराइल अमेरिका के बगैर उसकी कोई ताकत नहीं है, अमेरिका की फंडिंग के बगैर उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अरब ममालिक जो हैं उन आज जो कुवैत के ऊपर भी जो अटैक हुआ है वो ईरान तो अपनी अब उस दिफा में यही कहेगा कि हमने तो अमेरिकन बेस के ऊपर किया है, या हमने इजराइल को वो करने के लिए किया, हम दबाव बढ़ाने के लिए करें क्योंकि उधर से दबाव आ रहा है, लेकिन उसके अंदर दुनिया का सारा अमन तबाह हो रहा है। तो ये अब अगर मज़ाये इसके कि ये आप जाएं वापस, दुनिया की कोई भी जंग जो है वो बारूद से या असले से नहीं जीतेगी, हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इसके अंदर तो हमने यही देखा है। तो इनको ये चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, वहां पे बैठ के अपने मसले हल कर लें, बजाय इसके कि अमेरिका इजराइल की बातों में आए, उसके प्रेशर में आए और उसको खुली जारियत करने की इजाजत दे। अब दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो वो ममालिक जो यूरोप के भी थे, दूसरे जो इजराइल को साथ देते थे, सब पीछे हट रहे हैं, सब पीछे हट रहे हैं, सब रियलाइज कर रहे हैं कि दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, उसी के साथ सबकी तरक्की। ठीक, इकरार साहब, ऑब्वियसली निगोशिएशंस के ज़रिए ही मामले को हल किया जा सकता है, लेकिन मसाइल जो हैं वो बड़े पेचीदा हैं और तकरीबन 47 साल से ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है, तो मामला हल होने में हम ये सब जानते हैं कि टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये चीज़ें तय नहीं होंगी। लेकिन मीनवाइल जो नुकसानात हो रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर अभी आपको ये लग रहा है कि ये कशीदगी जो है मज़ीद बढ़ सकती है? साफ़ी साहब ने जिक्र किया था कि सेंटकॉम भी जो है वो भी तैयारी पकड़ रहा है, ईरान भी ये कह रहा है कि ठीक है हम भी तैयार हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर जो हम इसराइल की बात कर रहे हैं, क्या उस पर दबाव बढ़ाया जा सकता है? उनकी फंडिंग रोकेगा अमेरिका? कुछ प्रैक्टिकल इसमें नजर आएगा काम होता हुआ? देखिए, बात यह है कि एक तो आप कह सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या याद करें कि जब भी उनकी कौम एक डिमांड करती थी, वो जाते थे, वापस आते थे, वो डिमांड पूरी कर देते थे, तो वो उनकी कौम कहती थी कि नहीं नहीं, इसमें तो ये चीज़ कम है, इसमें आपने ये चीज़ और लेकर आए। वो फिर चाहते थे, फिर वो उनकी डिमांड पूरी करते थे, तो वापस आते थे, फिर एक और नई डिमांड उनके सामने खड़ी होती थी कि नहीं नहीं, हमें तो ये भी चाहिए। आप वो चीज़ ज़हन में रख लें और आज जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने है, बिल्कुल वही है। और एक बात और कहूँगा, आज दुनिया एक गांव की तारीख की या एक गांव की कहानी सुन रही है, जिसमें चौधरी जो है वो किसी गरीब आदमी की गायें उठवाता है और उसके बाद वो जब गरीब आदमी उसके पास जाता है और वो कहता है कि जी आपके चौधरी को कि आपके फलाने आदमी ने मेरी गायें ले ली हैं, तो वो कहता है अच्छा अच्छा, मैं उसको बुलाता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने बुलाया था उसको, मैंने थप्पड़ शप्पड़ भी मार दिए थे, लेकिन अब मसला ये गायें तो वो बेच चुका है सारी, कुछ कर लेते हैं, कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। ये है सारी स्टोरी। व्हाट ट्रम्प साहब इज सेइंग अबाउट नेतन्याहू डिस्कशन, एक वो है, और एक आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो तमाम तारीख याद रख लें, जहन में रख लें और फिर देख लें कि आज यही नहीं हो रहा है कि जैसे ही जो है सारे अपना पीस मेकर वो कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मामला तय हो गए, तो फिर एक और नई डिमांड आ जाती है। ठीक है,
तो आपके सामने है ये जंग नेतन्याहू की जंग है और नेतन्याहू को ही पता है उसने कब ख़त्म करनी है और कब ख़त्म करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, सिंपल। और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आपने कहा था, मैंने कहा था आई कीप माई फिंगर क्रॉस। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, मेरे ख्याल उनकी बात मुकम्मल हो गई है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। आप कशीदगी बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि इसी तरह ये जो डॉक्टर साहब ने जो इस्तेमाल की टर्म के छोटे मोटे पटाखे चलते रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब तो पटाखों से बात थोड़ी सी आगे बढ़ी निकल है। गई। बैलिस्टिक मिसाइल चल रहा है। सऊदी अरब का थोड़ी देर पहले बहुत स्ट्रांग कंडेमनेशन आई है ईरान के इस हालिया हमलों पे। बहरीन भी निशाना बना है। मैं आपको बता चुका हूँ जी। कि कुवैत में कुवैत तो भी, हाँ। अमवात भी हुई है और मुसलसल अब भी हमलों की इतलात है। तो सूरत हाल तो ट्रिगर कर रही है, ट्रिगर इस कर वक्त लग रही है रहा और है। सूरत हाल इतनी ज़्यादा पुरसकून नहीं है जितनी 2 हफ्ते पहले थी या 3 हफ्ते पहले थी। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जितना हम इसको तूल देते जाएंगे और ट्रंप के मुतालबात अगर उसी तरह रिजिड रहेंगे और अपने स्थान से वो पीछे नहीं हटेंगे और अगर ईरान जो है वो भी इसी तरह अपना मौक़िफ़ पे कायम रहेगा तो शोलतकार और सालिसों के लिए काम मज़ीद मुश्किल होगा। और वो मुझे फिर यही लगता है कि शायद सूरत हाल जो इस जानिब आप जिस ख़दशे की जानिब आप इशारा कर रही है कि खुदा न खास्ता जंग एक दो मरतबा फिर कुली सूरत इख्तियार ना करे। अब हरमुज़ का जो स्ट्रेट है जो अब नया है वो जुज़वी तौर पर खुला हुआ है। कुछ न कुछ ट्रेड हो रही है, कुछ न कुछ फिर भी जहाज़ गुज़र रहे हैं। लेकिन अगर कुली जंग की इस दफ़ा खुदा न खास्ता नौबत आएगी तो फिर अब नए हरमुज़ के साथ साथ हमें बाब मंदब के बंद होने के भी खदशात है। और आप ये भी जानती है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो उसके वहाँ पे भी टेंशन मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा दचका होगा अमन के लिए, ना सिर्फ इस खित्ते के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो हमारी तो दुआ और ख्वाहिश यही है कि जंग का इख्तिताम हो और इसमें जितनी भी मुतहारिब ग्रुप्स है उनको रिटालिएशन की बजाय और गुस्सा दिखाने की बजाय मुज़ाकरात के मेज़ पे आना चाहिए और वही मसले हल करने जी चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है इतनी सादा नहीं है, बहुत पेचीदा हालात हैं, वक्त लगेगा, लेकिन पूरी दुनिया इसकी लपेट में है मौशी तौर पर और पूरी दुनिया का पीस है ऑब्वियसली वैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है। और अब जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, बहरीन की, कुवैत की हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मामला जल्द ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। हम इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।